हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और इसके पहले हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन तक चैप्टर 6 क्लास 10th का कर लिया था और ये हमारा नोट्स का सेक्शन है। नोट्स 1 मैंने जो है वो पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसमें कि प्लांट के न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में है, वो कैसे एनर्जी गेन करते हैं। अब ये चूंकि हमारा वीडियो काफी लेंदी हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में नोट्स को भी डिवाइड कर दिया है कि आपके लिए भी इजी होगा नोट्स को समझना। तो ये इस नोट्स में मैं अपने एनिमल वाले पोर्शन को लूंगी जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है। तो और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस का, जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और उस पैटर्न पे आता है। तो वी विल डू प्रैक्टिस फॉर पैटर्न ऑल्सो। तो आप जो है उसको भी आप देख लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं। तो अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर लिविंग इन वाटर। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये आपको पता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से स्पॉटलाइट मैं यूज कर ले रही हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये बनाता है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, इसलिए कि वो उसका फिट नहीं है, बस उसने ऑर्गेनिज्म को ईट करने के लिए, उसको लेने के लिए उसने बना रखा है, तो इसलिए उसको फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड। जब उसने स्यूडोपोडिया से ले लिया तो इनसाइड द फूड वैक्यूल इसका होता है, वहां पे फूड को डाइजेस्ट करके और एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है न्यूट्रिएंट। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। अब देखिए कैसे यहाँ पे फूड लिया गया ले करके और इसके बाद डाइजेस्ट करके अनडाइजेस्ट एसिमिलेशन मतलब टेकिंग यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट तो फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो यूटिलाइज करके उसके बाद इसको बाहर फेंक दिया गया। अब हमारा जो है अगला है ह्यूमन का। तो हमारा अगला जो है वो है ह्यूमन का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और पिछले वीडियो में देखिएगा मैंने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग से डिस्क्राइब किया हुआ, उसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ऑर्गेन्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो उस तरह से मैंने कर रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री canal and glands which produce enzyme which break down food into smaller molecule। एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, आप उसको देख जाएंगे। तो हमारा ये द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, एसोफेगस फूड पाइप जहां कोई डाइजेशन नहीं होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। स्टमक जहां प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और एनस जहां से फूड बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो HCl और प्रोड्यूस करता है और पेप्सिन भी प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन पे काम करता है। उसके अलावा लीवर आपका क्या काम करता है, लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है जो फैट पे काम करता है। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। और इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है डिफरेंट जूसेस प्रोड्यूस करते हैं फाइनल डाइजेशन के लिए। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि सलाइवरी ग्लैंड है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस एक कॉमन ढक्कन होता है जो कि फूड पाइप और विंड पाइप को कवर करता है। इसीलिए जब हम कभी-कभी जब हम सांस लेते हैं तो खाना निगल नहीं पाते, क्योंकि तब तक वो फूड पाइप पे चला जाता है। और जब हम खाना निगलते हैं तो हमारी सांस उस समय के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो विंड पाइप पे जाके उसको कवर कर लेता है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका लीवर है, लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ बॉडी। लीवर इज लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्टमक है जहां पे एसिड प्रोड्यूस होता है, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, और यहाँ बहुत एसिड प्रोड्यूस होता है, इसी की वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो बाइल है लीवर बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। ठीक है, ये स्टोर कर दिया इसने। और उसके बाद फाइनली ये जो है बाद में लीवर में आता है, फिर यहाँ से
स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्टमक जो है सीधे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में जाके खुलता है। स्टमक का खाना जो है सीधे डियोडेनम में जाता है। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, ये देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसके बीच में पैनक्रियाज होता है, ठीक है, जो लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है। डियोडेनम में जब खाना आ गया उसके बाद इलियम में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डियोडेनम, इलियम और इसमें आपका डियोडेनम का दिया नहीं है, 3 पार्ट होते हैं। फिर जब खाना कंप्लीट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और एक साइड ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है अपेंडिक्स है, यहाँ पे क्लोज है, और दूसरे टाइप में ये वहां से फूड में से वाटर निकाल के रेक्टम के से एनस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये देखिए ये आपका the food is broken down into smaller particle by the teeth and mixed with saliva from the salivary gland. सलाइवा कंटेन द एंजाइम salivary amylase, जो कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। स्टार्च को सिंपल हमने पीछे भी बताया कि जो हमने खाना खाया वो स्टार्च खाया, अंडरस्टूड। तो स्टार्च को ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, लेकिन ग्लूकोज वो मुंह में नहीं कन्वर्ट होता है, वो स्टमक में जाके होता है। तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च से थोड़े सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, माल्टोज वगैरह में, और ये अभी आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। देन द फूड पासेस थ्रू द एसोफेगस, जहाँ पे कोई एसोफेगस फूड पाइप, वहां पे एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो बस फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों होता है ये मैंने अपने बहुत पीछे जो वीडियोज है उसमें बताया है। अब स्टमक में खाना आ गया, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन द एंजाइम पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन जो है प्रोटीन का जो है डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो गया। क्योंकि एसिडिक मीडियम, पेप्सिन किस में काम करता है, एसिडिक मीडियम में, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे स्टमक को क्या कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो इनर लाइनिंग जो स्टमक के अंदर से जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस सीक्रेट होता है, ताकि वो म्यूकस क्या करे, एसिड से हमारे इनर लाइनिंग के स्टमक को प्रोटेक्ट करे। और जब यही एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो लोगों को अल्सर हो जाता है, जख्म हो जाता है स्टमक में। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प इन एक्शन ऑफ प्रोटीन म्यूकस, ये मैंने अभी बता दिया। इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डियोडेनम। अब अनडाइजेस्टेड, आधा डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, इसको हमने बोला डियोडेनम। द फूड इज मिक्स विथ बाइल फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया और बाइल आया कहाँ से, लिवर से, जो कि बाइल क्या करता है, फैट को ग्लोब्यूल्स में, छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिन एंजाइम देता है, और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को बिल्कुल वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसके लिए बेसिक मीडियम होना चाहिए। पेप्सिन के लिए एसिड था, ट्रिप्सिन के लिए बेसिक। और लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। Small intestine, the gland of the wall of small intestine produces intestinal juices. The enzyme of the intestinal juice convert carbohydrate into glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein into amino acid. The wall of the small intestine has several finger-like projection called villi, और विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रिच होता है ब्लड वेसल से, और वो सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। The digested food is absorbed by the blood and transported to all cells. All cells में जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और वहां यूटिलाइज हो रहा है न्यूट्रिएंट, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे। एसिमिलेशन पूरे बॉडी सेल्स में हो रहा है। Then undigested food passes into large intestine और water is absorbed. अब large intestine में क्या हो रहा है, water is absorbed and the waste material is removed through anus. तो ये आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड था।
अब हमारा अगला है, हमारा फूड का डाइजेशन हो गया, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग के लिए, फूड की बर्निंग के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। तो देखते हैं, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, जब तक बर्निंग नहीं होगी फूड की, एनर्जी नहीं निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं है जब तक ऑक्सीजन नहीं आता है। तो ऑक्सीजन लाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये टेक पार्ट लेता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी, एनर्जी जो रिलीज हुआ तो वो स्टोर कर दिया जाता है एटीपी करेंसी के रूप में। एनर्जी का करेंसी एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे हमारे घर भी अगर बहुत सारे पैसे हो जाए, सिक्के हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कहीं स्टोर कर देते हैं और धीरे धीरे उसको खर्च करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पिगी बैंक में रखते हैं, ढेर सारे पैसे धीरे धीरे निकालते हैं, तो इसी तरह एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में पिगी बैंक में स्टोर है और धीरे धीरे निकलती है। अब ये एडीपी कैसे बनता है, एडीपी से बनता है। जब एडीपी में जो है फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, तो एटीपी बना। क्या बना, एटीपी बना। एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, एनर्जी आपकी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी और एनर्जी। ये स्टोर एनर्जी है, बट बाद में ये ब्रेक डाउन होके एडीपी बना देता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये आप देख लेंगे, लिख लेंगे। अगला है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक take place in the presence of oxygen, it produces more energy, the end product of carbon dioxide, water and aerobic में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है। साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनता है, इसका मैंने फ्लो चार्ट पीछे बताया है, आप वीडियो देख लेंगे। और फिर पाइरुवेट जो है ये आपके एनसीईआरटी में भी है फ्लो चार्ट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में फिर जाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलती है। ये एरोबिक है। एनारोबिक देखते हैं। एनारोबिक जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। साइटोप्लाज्म में तो सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा एनारोबिक मसल सेल का है। हम यहाँ पे हमें ईस्ट और मसल सेल का पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म पर तो ऑक्सीजन मिल गया, वहां तक सेम पाइरुवेट बना, पर मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। तो चूंकि यहाँ पे मसल सेल्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको हमने एनारोबिक बोला। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। यहाँ भी सेम है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट बन गया, सेम बना। पहला स्टेप तो तीनों में सेम रहेगा। अब ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी, सॉरी, ये एनर्जी जो है हमारा ये यहाँ था, ये ऊपर था, जो कि ये निकल रहा था। इसको हम सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल एक्स करेंगे हम इसको, और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल बी। ये एनर्जी बार बार यही आ जा रहा है। ये साइटो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का एनर्जी, ये वाला एनर्जी जो है ये यहाँ आएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यहाँ आप लिखेंगे प्लस एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं सिलेक्ट करके लिख भी देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ, प्लस एनर्जी। ठीक है, लिखा आपने प्लस एनर्जी। ये एनर्जी आप यहाँ से जो है इसको कट कर देंगे, इसको यहाँ पे एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में गया, क्लियर कर दूं, ये समझ में आ गया। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे एनर्जी आ गया, यहाँ एनर्जी लिख लेंगे, यहाँ इसके ऊपर साइटोप्लाज्म, ये सेम प्रोसेस रहेगा। ये इतना जो है यहाँ तक सेम पाइरुवेट बनने तक सेम प्रोसेस रहेगा। चेंज हो गया। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में कैसे होता है, ये ईस्ट में कैसे होता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो इथाइल अल्कोहल बनता है, इसीलिए ईस्ट को हम अल्कोहल इंडस्ट्री में, शराब वाले इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसीलिए ईस्ट को हम केक और बेकरी प्रोडक्ट में डालते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चीजों को फ्लफी बनाता है। और एनर्जी यहाँ नहीं होगा, ये एनर्जी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। CO2 के बाद लिखेंगे एनर्जी।
निकली, क्योंकि एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, चाहे एरोबिक होगा चाहे एनारोबिक होगा। तो हमारा ये हो गया, क्लियर कर दे। अब हम अगला देखेंगे, अगला हमारा कौन सा था, रेस्पिरेशन का टाइप्स हो गया। अब हमारा पाथवे है, देखिए यही वाला सेम है, एनर्जी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पाइरुवेट निकला। उसके बाद तीनों आपका एनसीईआरटी का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल रहा। तो ये देखिए ये हमारा पाथवे है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये चला गया, ये हमारा पाथवे है, इसको जाना है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली जो हमारे बॉडी को मिल रहा है, ग्लूकोज। यहाँ तक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन तो रहेगा ही, और यहाँ पे सब में जो है आपको पाइरुवेट ही बनेगा, ये ध्यान रखिए, पाइरुवेट बनेगा सब में। और मैं जरा पेन निकाल लूं तो आप इसको देखेंगे, स्पॉटलाइट से मैं कर दूं तो ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में क्या बना, पाइरुवेट बना, ये तीनों केस में बनेगा। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा। फिर मसल सेल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, मतलब एनर्जी तो मेन प्रोडक्ट है जिसको निकलना है, एनर्जी इसीलिए सब में कॉमन है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी निकला। इथेनॉल का मैंने यूज अभी आपको बताया था और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी बताया था। तो हम आगे देखें, हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें नेजल कैविटी जहां से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर इसके बाद एपिग्लॉटिस है जो कॉमन ढक्कन है जो कि फूड पाइप विंड पाइप को कवर करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ट्रैकिया है जो कि एयर को कोलैप्स नहीं होने देता है। और इसके बाद ये लंग्स है, देखिए ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, और ये डायफ्राम है जो कि फंक्शन करता है, तो आपका लंग्स में एयर आता है और जाता है। तो ये आपका एल्वियोली एयर सैक है जो कि ब्लड वेसल से रिच है, और यही जो है अपने सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ब्लड से एक्सचेंज कर रहा है। आप इसके लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, आर्टरी गया है यहाँ पे, एल्वियोली में भी आर्टरी गया है, और सॉरी ये देखिए ये स्ट्रक्चर है पूरा जिसमें कि मेन आपका ये छिप गया है। तो हम ये देखेंगे, एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, द हेयर एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, और देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया में जाता है जहां एयर का कोलैप्स नहीं, ये पाथवे है ब्रोंकी एंड एंटर्स द लंग्स, ब्रोंकी के बाद लंग्स में चला जाता है, ब्रोंकी बहुत डिवाइड हो जाता है। द ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स नहीं होने देता है। व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया, जब एयर नहीं भी होता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रैकिया हमारा जो है एयर के बिना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टिफ अपना खड़ा रहेगा। द ब्रोंकी डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूबुल कॉल्ड ब्रोंकियोल्स which end in tiny air sacs called alveoli में end होता है। the alveoli supplied with blood vessels, जिसमें कि बहुत सारे blood vessels होते हैं और exchange of gases होता है alveoli से। the alveoli help the increase surface area, आपने देखा इंटेस्टाइन में विलाई ने भी सरफेस एरिया बढ़ा के न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया था, और यहाँ भी गैस के लिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ये एल्वियोली देखिए, एल्वियोली जो है कैसे ये आपका डिवाइडेड है, और इसमें जो है आर्टरी और वीन दोनों है। एल्वियोली में भी आर्टरी और वीन दोनों होता है जो प्योर और इम्प्योर ब्लड लाता है। ये आपका मैकेनिज्म और ऑफ ब्रीथिंग है, ये हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड एंड एयर इनटू द लंग्स। ये एक्टिविटी आपने स्कूल में किया होगा कि कैसे, आप देखिए ब्रीदिंग इन, जब ब्रीदिंग इन किया तो डायफ्राम आपका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि जब ब्रीदिंग इन करते हैं, आप ऐसे याद रखिए कि ब्रीदिंग इन करते हैं तो डायफ्राम भी नीचे की ओर मूव करती है, और ब्रीदिंग आउट करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो ये दोनों एरो जो है अलग काम करते हैं, मतलब ब्रीदिंग इन किया तो ब्रीदिंग का एरो नीचे रहेगा, डायफ्राम का भी नीचे कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा, और जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ब्रीदिंग आउट हमारा होगा। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। और जब आपको डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चेस्ट एक्सपैंड करता है, ठीक है, और उल्टा चलता है ये, और डायफ्राम रिलैक्स करता है तो चेस्ट
कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप ये एक्टिविटी भी देखिए, वॉल्यूम डिक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज, और ये वाला एक्टिविटी आप जो है आपके स्कूल में कराया होगा, नहीं तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी, मैंने बना रखा है इसको। अब हमारा सारा हो गया, अब ऑक्सीजन वहां से जा रहा, अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है। हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज एंड हार्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड के पार्ट प्लाज्मा, आरबीसी, व्हाइट बीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। और आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आरबीसी का हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। प्लेटलेट हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉट को हेल्प करता है कि ब्लड क्लॉट न हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसको हमने देखा, ये ब्लड का आर्टरीज है और वेन दिया हुआ है, कैपिलरीज है। इसको थोड़ा सा मैंने इसमें बताया है, बट ये वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, इसका नोट्स के वीडियो नंबर 3 में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर ऐसे जल्दी करने से आपको भी समझ में नहीं आएगा और आप नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक, तब तक आप ये देखते रहिए वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।